फोर्थ लेक्चर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था, ये चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हो चुके। अभी तक 3 लेक्चर में हम लोगों ने 3 ही टॉपिक कवर किए हैं, पर बहुत ज़्यादा बेसिक से किए हैं, क्योंकि जो शुरुआत से हैं, ये जो इकोलॉजी वाला है, इसे हम लोग पढ़ते जा तो सकते, पर अगर इससे घुमा के आ गया है ना क्वेश्चन, तो इसके कंसेप्ट तो मैं उससे लिंक कर सकता हूँ। क्लास 11 के बहुत से टॉपिक से लिंक कर सकता हूँ, और वो टॉपिक एक चैप्टर के नहीं होंगे, वो अलग अलग चैप्टर के होंगे। जैसे मैंने हीमोस्टेसिस में ऑस्मोलैलिटी मेंटेन कर पाने वाले को समझाने के लिए लास्ट मैकेनिज्म यूज़ किया, और टेम्परेचर को मेंटेन कर पाने के लिए मैंने ब्लीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कंडक्टेंट पाथ का कंसेप्ट यूज़ किया। ठीक है, तो इससे अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो बहुत अलग अलग जगह जाके जोड़ सकता हूँ, इसलिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग तो करना है, अब है वो एडेप्टेशंस। अभी हम लोग ने क्या पढ़े? पहले हम लोग ने पढ़ा थी चार की एबायोटिक फैक्टर क्या है जो एक ऑर्गेनिज्म में इम्पैक्ट लाते हैं, ये एक इकोसिस्टम में इम्पैक्ट लाते हैं। फिर हम लोग ने पढ़ा कि उसके प्रति जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, उनसे जो चेंज आ रहा है उसके प्रति रिस्पॉन्स क्या है, उसके प्रति हम लोग का रिस्पॉन्स क्या है ऑर्गेनिज्म का। उसमें आ गया रेगुलेट करना, कन्फर्म करना, माइग्रेट, सस्पेंड, ये सब आ गया। फिर आया आता है कि अल्लो ने रिस्पॉन्स तो कर दिया, तो अब कुछ एडेप्टेशन, मतलब बाहर चेंज आएगा, बाहर चेंज आ रहा है, या बाहर अल्लोता हैबिटेट में कुछ चेंज हुआ, या बाहर अल्लोते हैबिटेट में कुछ कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशन में जीने के लिए हमारे पास क्या एडेप्टेशन है, मतलब कि हमारी बॉडी में क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, या हमारे बिहेवियर में ऐसा क्या है जो हम लोग उस एनवायरनमेंट में जी पा लें। जैसे अगर हम लोग सील देखें, जो सील रहता है वैसा मोता रहता है, हाँ कि ना? ऐसा करीब सील रहता है ना, तो वो ऐसा मोता क्यों है? ऐसा मोता क्यों है? और अगर कोई सील के बारे में पढ़ा होगा तो उसे पता होगा, इसे बोलते हैं ब्लेबल ऑफ सील, ब्लबल ऑफ सील। इसे क्या बोलते हैं? ब्लबल ऑफ सील, ब्लबल ऑफ सील। और बोलते हैं कि ये उसे ठंडे पानी या कोल्ड रीजन में रहने में मदद करता है। ऐसा कैसे? कि ये जो ब्लबल ऑफ सील है, ये उसे ठंडे पानी या कोल्ड रीजन में रहने में मदद करता है। असल में क्या होता है, ये ब्लबल ऑफ सील बेसिकली फैट की लेयर है। ये क्या है? फैट की लेयर है अंडर द स्किन। जैसे हमारे में फैट की लेयर होती है ना, वैसे इसमें भी होती है अंडर द स्किन, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसलिए ये ऐसा गोल दिखता है। समझ में आया? ये यानी फैट की लेयर है अंडर द स्किन। ठीक है, तो इस कारणवश क्या होता है, इसकी बॉडी में इंसुलेशन होता है। ये किस काम में आते हैं? ये इंसुलेशन के काम में आते हैं। किस काम आते हैं? इंसुलेशन करने के काम आते हैं। किस चीज़ से इंसुलेशन करेंगे? बॉडी हीट का। कि ठंडे क्लाइमेट में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बॉडी हीट लॉस ना हो, तो ये उसके प्रति क्या दिखाएंगे? इंसुलेशन दिखाएंगे। अंदर ही बॉडी की हीट तो अंदर ही लेने देंगे, बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे, बाहर जाने बिल्कुल भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये है लेवल ऑफ सील। तो क्या ये एक एडेप्टेशन नहीं है? हाँ, एडेप्टेशन है, क्योंकि सील जो है वो ठंडे इलाकों में पाया जा रहा है। सील जो है वो ठंडे इलाकों में पाया जा रहा है, तो वहाँ रहने के लिए तो इसे अपनी बॉडी में एक इंसुलेशन की लेयर चलानी पड़ेगी। तो क्या ये लेवल ऑफ सील क्या होम्योस्टैसिस का नहीं हो जाएगा? हाँ, ये होम्योस्टैसिस में स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। कि स्ट्रक्चरली कैसे हम लोग ने क्या लाया, स्ट्रक्चरली हम लोग ने कैसे एक्वायर किया, या बोल सकते हैं सील ने कैसे स्ट्रक्चरली इंसुलेशन एक्वायर किया, वो बोल सकते हैं। चलो, ये तो स्ट्रक्चरल एग्जांपल हो गया। क्या एक और एग्जांपल ले सकते हैं? क्या दूसरा कोई एग्जांपल हो सकता है जिसमें स्ट्रक्चरली ना हो, कुछ और हो? तो हम लोग पढ़ के हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया के बारे में। आर्के बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम क्लाइमेट में जी पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन की।
वैसे तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, पर इनकी किसके बनी हुई है? सूडो पेप्टिडोग्लाइकेन की, इस नाम से जी पाते हैं। पर क्या सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट सेल की वॉल पे पड़ता है? ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल यू बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हाई टेम्परेचर में जाएंगे या एक्सट्रीम कंडीशन में जाएंगे जिनमें आर्के बैक्टीरिया रहते हैं, तो उनकी सेल वॉल टूट जाएगी और उनकी जो सेल में प्रॉब्लम आ जाएगी, सेल खराब हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगा। पर आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटती नहीं है, सेल वॉल टूटती नहीं है, वो सेल को प्रोटेक्ट करते लगती है। पर बैक्टीरिया तो पोइकिलोथर्म्स है, बैक्टीरिया तो पोइकिलोथर्म्स है, तो क्या उनके अंदर का बॉडी टेम्परेचर वैसे भी अलग नहीं हो जा रहा होगा? वैसे भी अगर मैं बोल रहा हूँ हाई टेम्परेचर में चल रहे हैं, हाई टेम्परेचर में चल रहे हैं, तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब उनके जो एंजाइम्स हैं वो तो अभी भी डीनेचर होने चाहिए हल्की बैक्टीरिया के। ऐसा नहीं है, उनके जो एंजाइम्स हैं वो थर्मो स्टेबल रहते हैं। वो क्या रहते हैं? थर्मो स्टेबल। मतलब वो हाई टेम्परेचर में भी क्या करते हैं? काम करते रहते, इनएक्टिव नहीं होते। अब ये कैसे? तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे लिए हाई टेम्परेचर है, क्या पता उसके लिए कम टेम्परेचर हो, उसकी एंजाइम तो डीनेचर करने से और ज़्यादा हाई टेम्परेचर लगता हो। जैसे हमारी बॉडी में 37 डिग्री ऑप्टिमम है, तो बोलते हैं 50 डिग्री तक अगर अंदर हो जाए तो हमारे एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं। तो क्या 50 डिग्री किसी के लिए हमारे लिए वो है, बता देते हैं बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा अंदर के लिए। पर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए 50 डिग्री में डीनेचर नहीं हो रहे, उसके 100 डिग्री में हो रहे होंगे। ऐसा हो सकता है। यही कंसेप्ट आर्के बैक्टीरिया में आता है कि उनके जो एंजाइम्स रहते हैं वो थर्मोस्टेबल रहते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर में भी डीनेचर नहीं होते, और वो हाई टेम्परेचर के एस्पेक्ट में है, हमारे एस्पेक्ट में है। उनके लिए वो नॉर्मल टेम्परेचर के बराबर है। अगर उनके एंजाइम तो डीनेचर करना है तो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो केमिकल वो हुआ, केमिकली होमियोस्टेसिस दिखा कि एंजाइम बहुत ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, ठीक है। और एक क्या दिखा? स्ट्रक्चरली। स्ट्रक्चरली कैसे? सेल वॉल सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन की है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन की ना होते किसकी है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकेन की। तो क्या हो गया? स्ट्रक्चरली दिख रहा, ठीक है, स्ट्रक्चरली दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकली भी दिखा और स्ट्रक्चरली भी दिखा। पर इसे तो मैं सिर्फ एडेप्टेशन में, एनसीईआरटी से भी एडेप्टेशन में लिखती है, पर मैं यहाँ पे क्या होम्योस्टेसिस से जोड़ दिया, इसीलिए समय लगता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी है ना, यहाँ पे मेन पार्ट की बात करती है। ये तो मैंने एग्जांपल दी थी एडेप्टेशन कैसे है, आप तो मिल सकते हैं। अब मेन एनसीईआरटी बात करती है उनकी पार्ट की। पहला क्या है? पहला है कंगालू लेथ। पहला क्या है? कंगालू लेथ। पहला क्या है? कंगालू लेथ। अब ये कंगालू लेथ किस उसका नाम है, किस चीज का नाम है? असल में कंगालू लेथ, ये कंगालू लेथ, ठीक है। बस हो गया। हाँ, अब ये जो कंगालू लेथ है ये किधर पाया जाता है? ये जो कंगालू लेथ है ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। किधर पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में ये पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि ये डेजर्ट में पाया जा रहा है, ये डेजर्ट में पाया जा रहा है, और ये लेट है, ये डेजर्ट में पाया जा रहा है, ये लेट है। और लेट क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। लेट तो मैमल्स होते हैं। मतलब इसमें क्या दिखेगा? होमियोस्टेसिस दिखेगा। इसमें क्या दिखेगा? होमियोस्टेसिस दिखेगा। पर कैसा होमियोस्टेसिस दिखेगा? फिजियोलॉजिकल या बिहेवियल? तो ये बात समझनी है, जो मैमल्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं
उनमें फिजियोलॉजिकल ही दिखता है, फिजियोलॉजिकल होमोस्टैसिस ही दिखता है। असल में फिजियोलॉजिकल होमोस्टैसिस ही असल में होमोस्टैसिस है, और बिहेवियल होमोस्टैसिस तो बस धोखा देना है कि हमारे पास होम्योस्टैसिस है, दूसरों को दिखाना है। उन्हें सच पता है कि उनके अंदर होम्योस्टैसिस है नहीं है, सिर्फ वो दिखाने के लिए बनते हैं। ठीक है, तो ये किस में होगा? ये उन ऑर्गेनिज्म में दिखेगा जिनकी कैटेगरी इनमें नहीं आती। मतलब जो बर्ड्स नहीं है, जो मैमल्स नहीं है, या जो मतलब फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स लेते हैं जिनमें होम्योस्टैसिस दिखता है, उनमें ये नहीं आता। या कुछ इनवर्टिब्रेट जिन्हें हम लोग लेते हैं कि उनमें होम्योस्टैसिस दिखता है, उनमें ये नहीं आते। असल में ये कन्फॉर्मर्स की कैटेगरी वाले रहते हैं, कन्फॉर्मर्स की कैटेगरी में इनकी कैटेगरी आती है। पर ये अपनी कैटेगरी से थोड़ा हट के दिखाते हैं कि हाँ बिहेवियरली शो करते रहते हैं। क्या शो करते रहते हैं? बिहेवियरली शो करते रहते हैं, मतलब अपने आचरण में डाल लेते हैं। जैसे हम लोग दिन भर कुछ काम करते हैं, वो हमारे आचरण के हिसाब से करते हैं। जैसे मैं किसी से शांति से बात करता हूँ, तो वो मेरा आचरण है, वो मेरा बिहेवियर है। वैसे ही इनमें आ जाता है कि ये ऐसे काम करते हैं कि लगे कि होम्योस्टैसिस है इनमें, क्या है? होम्योस्टैसिस, पर असल में नहीं रहता। ठीक है, तो कंगालू लैट में क्या दिखेगा? फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस। अब फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस में क्या होगा? मतलब फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस में मतलब कैसे दिखेगा? इनमें क्या होगा कि ये पानी नहीं पीते। ये क्या नहीं पीते? ये पानी नहीं पीते, बेसिकली H2O, H2O, ये पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? तो फिर जीते कैसे? तो पानी की तो जरूरत है, तो बिना पानी के कैसे जीते हैं? ये इंटरनल क्या करते हैं? ये इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, मतलब इंटरनली फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब फैट को वो करते हैं, ताते फैट को गलाते हैं ताकि एनर्जी बन सके। मतलब इनमें जब वो होता है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन होता है। तो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के समय, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के समय क्या होता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के समय इनमें H2O का प्रोडक्शन होता है, ऐसा बाय प्रोडक्ट H2O का फॉर्मेशन होता है। और उतना H2O जितना ये बना लेते हैं इस इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन में, वो इनफ है इनके वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। इस समय ये क्या बना लेते हैं? H2O ऐसा बाय प्रोडक्ट, H2O ऐसा बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, H2O ऐसा बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं, ऐसा बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये H2O ऐसा बाय प्रोडक्ट बना लेते हैं। मतलब कि मेन प्रोडक्ट ये नहीं है, मेन प्रोडक्ट है एनर्जी या कुछ और बनाना होगा इन्हें। ठीक है, पर साथ ही में जो नहीं बन जाता वो है होता है बाय प्रोडक्ट। तो H2O इसमें बाय प्रोडक्ट की तरह बन जाता है, और जितना H2O बनता है, मतलब जितना वाटर बनता है, वो इनके लिए सफिशियंट होता है। अब दूसरा ये साइकोलॉजी यानी फिजियोलॉजिकल होम्योस्टैसिस में दूसरा ही और चीज क्या दिखाते हैं? कंसंट्रेटेड यूरिन। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज करते हैं, जिसे एनसीईआरटी लिखती है थिक कंसंट्रेटेड यूरिन। एनसीईआरटी क्या लिखती है? थिक कंसंट्रेटेड यूरिन, थिक थिक कंसंट्रेटेड यूरिन, ताकि वाटर का लॉस क्या हो? कम हो, वाटर का लॉस कम हो। ठीक है, थिक कंसंट्रेटेड यूरिन मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन ये रिलीज करते हैं, ताकि वाटर का लॉस इनकी बॉडी में ना हो। और जितना वाटर इसमें इंटरनल ऑक्सीडेशन बन रहा है, उसी से इनका काम चल जाए, उसी से इनका काम चल जाए, उसी से इनका काम चल जाए। अब क्या होता है? दूसरा क्या एडेप्टेशन इनमें दिखता है? दूसरा क्या ऐसा एडेप्टेशन इनमें दिखता है? एक तो कंगालू लेते एग्जाम्पल हो गया एडेप्टेशन समझाने थे। दूसरा होता है एल्टीट्यूड सिकनेस। दूसरा क्या होता है? एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे हम लोग जैसे आप अचानक से हिली एरिया में जाते हैं,
तो सुना है हम लोग ने वहाँ पे नौजिया होता है, चक्कर आने लगते हैं, नाक से खून निकलने लगता है। तो ये सब एल्टीट्यूड सिकनेस ही तो है। मतलब आप अगर अपना एल्टीट्यूड ज़्यादा अमाउंट ऑफ ज़्यादा अमाउंट में चेंज कर ले, मतलब जैसे मैं सी लेवल में रहता था और मैं बहुत ज़्यादा सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चल लिया, ऐसे 2-3 स्टोरी बिल्डिंग ऊपर चला, 10 स्टोरी चला, उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा ऊपर चल दिया तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या करता है, वो डिक्रीज कर जाता है। वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। जो और बॉडी के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं रहता, मतलब उसके पास जो ऑक्सीजन थी है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहता, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहता। तो क्या होता है, बॉडी उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, तो इसमें थकान होने लगती है, नौजिया लगने लगता है, बहुत उल्टी गिरने लगती है, या इनडाइजेशन हो जैसा लगता है कि इनडाइजेशन हो गया है, या नाक से खून बहने लगता है। तो अब सिम्टम्स ऐसे हैं कि कुछ टेम्पररी रहते हैं और कुछ परमानेंट रहते हैं। टेम्पररी सिम्टम्स क्या लेते हैं, नौजिया लेता है, फैटिग लेता है, हार्ट में पेल्पिटेशन होते हैं, हार्ट में पेल्पिटेशन होते हैं। मतलब टेम्पररी सिम्टम्स क्या है, यहाँ पे अगर मैं टेम्पररी सिम्टम्स लिख दूँ तो वो क्या है, पहला है नौजिया, पहला क्या है, नौजिया, नौजिया, ठीक है। दूसरा क्या है, नौजिया है, दूसरा क्या है, दूसरा है फैटीग, थकावट, थकावट, फैटीग, बेसिकली फैटीग, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है हार्ट में पेल्पिटेशंस होने लगते हैं, हार्ट में पेल्पिटेशंस होने लगते हैं, हार्ट में पेल्पिटेशंस होने लगते हैं, पेल्पिटेशंस, ठीक है, हार्ट में पेल्पिटेशंस होने लगते हैं। अब क्या हो, एक और सिम्टम्स क्या है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, मतलब सांस लेने की गति बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन कम है, तो कम PO2 में कम एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आएगा, मतलब कम जो वो है, कम एल्वियोलर प्रेशर बनेगा। तो जो डिफरेंस है किसमें, पल्मोनरी वेन यानी पल्मोनरी आर्टरी में और लंग एल्वियोलाई में PO2 के वो कम रहेगा, तो कम ऑक्सीजन डिफ्यूज होते ब्लड में आएगा। अगर कम ऑक्सीजन डिफ्यूज होते ब्लड में आएगा तो कम ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से, तो कम ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ पे ये किससे जुड़ गया, ये वापस से यहाँ से ढीले से लेके गया और फिर लेस्पिलेटी यानी बिलिटिन वाले चैप्टर से जोड़ दिया क्लास 11 के। कैसे जोड़ा, PO2 कम है बाहर, तो एल्वियोलाई और बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी कम होगा, और प्रेशर डिफरेंस कम होगा तो कम O2 जाएगा एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में कम प्रेशर है तो फिर पल्मोनरी आर्टरी और बता देते हैं एल्वियोलाई के बीच में जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है वो भी कम होगा, तो एल्वियोलाई से कम ऑक्सीजन आएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। अगर कम ऑक्सीजन पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है तो कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा किसमें, पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में अगर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कम होगी। तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के ग्राफ से हम लोग समझते हैं कि जब PO2 ज़्यादा रहता है तब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ज़्यादा होती है, वरना हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कम होती है। जैसे जो वो रहता है कितना, PO2 का प्रेशर P95 रहता है, यानी PO2 का प्रेशर 95 रहता है, तब जाते 100% बाइंडिंग होती है। पर यहाँ पे तो कम है, तो यहाँ पे 70% बाइंडिंग होगी। मतलब ग्राफ पूरा ऊपर तक नहीं पहुँचेगा, जो नॉर्मल कंडीशन में पहुँच जाता है, जो नॉर्मल कंडीशन में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे क्या होगी, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाए, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले पाए, मतलब इंक्रीज ब्रीथिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ब्रीथिंग रेट, ठीक है। फिर कुछ लेंगे जो परमानेंट सिम्टम्स लेंगे, कुछ परमानेंट सिम्टम्स लेंगे,
ये तो टेम्पररी सिम्टम्स हुए। कुछ ऐसे सिम्टम्स लाएंगे जो हमेशा के लिए प्लीवेयर कर जाए। वो क्या है? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहे ब्लड में, तो ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, ब्लड में कोई सा भी ऑक्सीजन वो ना ले, तो वापस से एल्वियोलाई में ना डिफ्यूज कर जाए एट दी एल्वियोलर लेवल। ठीक है? या और क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में, डिक्रीज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग में एक फैक्टर जरूरी रहता है ना, PO2। तो यहाँ पे PO2 कम रहेगा, तो बाइंडिंग भी कम होगी। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में क्या होगा? डिक्रीज दिखेगा। क्या दिखेगा? डिक्रीज दिखेगा। तो ये परमानेंट सिम्टम्स है। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोई आपका दोस्त उधर गया, ताते हैं शिमला गया और वहां पे 6 महीने रहा, तो आप तो 6 महीने बाद उसमें कौन से सिम्टम्स दिखेंगे? तो आप तो हार्ट की पेल्पिटेशंस नहीं दिखेंगी, तो वो इनिशियल समय के लिए रहेगी। आपको उसकी ब्लीडिंग रेट ज़्यादा नहीं दिखेगी, तो वो भी इनिशियल समय के लिए रहेगी। उसे नौजिया बार बार हो रहा है या उसे फैटीग बार बार हो रहा है, ये अब तो नहीं दिखेगा। तो ये एक लंबा समय गुजर चुका है। अब वही सिम्टम्स दिखेंगे जो परमानेंट रहते हैं, जैसे आपका उसमें जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग है वो डिक्रीज कर गई है, या उसमें आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसमें क्या है? आरबीसी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब जो तीसरा आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में ये एक लौता ही इस चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो क्या है? डेजर्ट लिजार्ड। वो क्या है? डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड। ठीक है? ये इस चीज़ का एक लौता एग्जाम्पल है। ये एक चीज़ का एक लौता एग्जाम्पल है। अब जो मैंने वो बात की थी ना कि बिहेवियल हीमोस्टैसिस, ये जो बिहेवियल हीमोस्टैसिस की बात की थी मैंने, वो इसीलिए बात की थी, डेजर्ट लिजार्ड के लिए ही बात की थी। इसमें जो होमियोस्टैसिस दिखता है वो बिहेवियर लेते हैं। असल में इनमें हीमोस्टैसिस होमियोस्टैसिस लेता नहीं है, पर ये क्या करते हैं? नकल उतारने की कोशिश करते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनमें होमियोस्टैसिस है। तो इनमें जो है कोई भी इकोलॉजिकल या नेचुरल एडेप्टेशन नहीं लेता। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? नो इकोलॉजिकल और नेचुरल एडेप्टेशन, मतलब नेचर के हिसाब, नेचर से या इन्हें इकोलॉजिकली कोई एडेप्टेशन नहीं मिलता। नो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। नो इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इनमें कोई इकोलॉजिकली या नेचर के थ्रू कोई एडेप्टेशन नहीं रहता कि ये हार्श क्लाइमेट में जी पाए। ये वहाँ पे डेजर्ट में इसलिए जी पा ले तो ये अपने चरित्र में ये ले आए हैं कि इन्हें ये काम करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे काम करेंगे तभी ये जी पाएंगे। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? बिहेवियरल होमियोस्टैसिस दिखाते हैं। ठीक है? तो इनमें जो एडेप्टेशन दिखता है वो कैसा है? बिहेवियल। क्या? बिहेवियल। बिहेवियल होमियोस्टैसिस या एडेप्टेशन लिख सकते हैं। एडेप्टेशन लिख सकते हैं, मतलब इनके चरित्र में वो आ जाता है, असल में है नहीं, उनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, या इनकी बॉडी उस तरीके से डेवलप नहीं है, या अपने दिन की प्रक्रिया में वो चीज़ें ले आई हैं। जैसे मतलब कि जब टेम्परेचर कम रहता है, मतलब जब टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है? कम रहता है, तो ये क्या करते हैं? लेट से बाहर आ जाते हैं, मतलब अपने अंडरग्राउंड बलों से बाहर आ जाते हैं और धूप में रहते हैं। बास्क करते, धूप में नहाते हैं, मतलब बेसिकली धूप में आते खड़े हो जाते, सन बात लेते लेते। तो इसके लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? बास्क इन सन। ये सन के नीचे जैसे धूप सेकते हैं ना, वैसे सेकने लगते हैं। ठीक है? अब जब इनमें, अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जैसे समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, विंटर में टेम्परेचर कम रहता है, तो ये बास्क करते हैं सन में। अब जब समर में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो क्या होगा? ये क्या करते हैं? शेडी एरिया में मूव कर जाते हैं। किधर मूव कर जाते हैं? शेडी एरिया में।
शेडी एरिया में, मतलब छाँव की जगह में मूव कर जाते हैं जहाँ पे छाँव रहे। ठीक है, शेडी एरिया में ये मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने विंटर का एग्जांपल लिया, समर का एग्जांपल लिया, दिन और रात तक क्यों नहीं? तो दिन और रात तक इसलिए एग्जांपल नहीं लिया, तो रात तो सन निकलेगा ही नहीं, तो बास्किन सन का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। बास्किन सन का कोई वो ही नहीं है, फैसला ही नहीं है। ठीक है, बास्किन सन का कोई ऑप्शन ही नहीं है रात तो, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो बास्किन सन वाला बिहेवियर कब दिखेगा? विंटर में। और ताते थे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो किस में दिखेगा? शेडी एरिया, वो दिन में भी दिख सकता है और समर में भी दिख सकता है। पर विंटर की जो सुबह है वो उतनी गर्म नहीं रहती, इसीलिए वहाँ पे बास्किन सन वाला कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, अब जो चौथा है, तो दी ब्लबल ऑफ सील, ये सब काम के नहीं थे तो वो मैंने मिटा दिए। अब जो चौथा है वो है एलेंस लूल। वो क्या है? एलेंस लूल। वो क्या है? एलेंस लूल। एलेंस रूल। एलेंस रूल। अब ये एलन के रूल क्या बोलता है? ये एक तरह से मतलब कि आप बोल सकते हो ऐसा हाइपोथेसिस सलीका है। यह असल में एक हाइपोथेसिस सलीका बोला जाता है। इसका वैसे नहीं बोल सकते कि ये हो गई। ये एक हाइपोथेसिस सलीका है। ये क्या है? एक हाइपोथेसिस सलीका है। मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, ये ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि मैमल्स में शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज दिखती है, मतलब छोटे लिम्ब या डिजिट दिखते हैं, जो छोटे कान या छोटे हाथ पैर दिखते हैं। ठीक है, छोटे हाथ पैर दिखते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनमें से हीट लॉस कम होती है। तो छोटा कान या छोटा हाथ पैर रहेगा तो बॉडी जब आपकी जनरली आप बॉडी की किस पार्ट को कवर करते हो? चेस्ट एरिया को ताते हैं, पेल्विक एरिया को ना, चेस्ट एरिया तो पेल्विक एरिया को कोई भी अपने ऑर्गेनिज्म कवर करता है तो वो अपने चेस्ट और पेल्विक एरिया को जनरली कवर करता है। अब तो कौन सी चीजें एक्सपोज है? बैक है एक, और एक हाथ पैर है, और एक कान ऑन है। तो मुंह में भी वो पहले आँख नाक ये सब वाले चीजों तो फेस को कवर करता है। तो कौन सी चीजें बच गई? कान बच गई, हाथ बच गए, पैर बच गए। तो ये लिम्स और ईयर हो गए, मतलब ये एक्सपोज है एनवायरनमेंट से। मतलब इनका सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे? हीट लॉस ज्यादा होगा। अगर इनका सरफेस एरिया कम रहेगा तो हीट लॉस कम होगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म कोल्ड प्लेसेस में ज़्यादा पाए जाते हैं उनके बॉडी के हिसाब से, उनके जो टोटल बॉडी है उसके लेस्पैन में जो उसके हाथ या पैर लेते हैं या कान लेते हैं वो बहुत छोटे छोटे लेते हैं। जैसे आप उसमें देखोगे चीता में, तो उसके जो कान है वो भले छोटे छोटे लेते हैं, हाथ पैर भी छोटे छोटे लेते हैं। या आप पोलर बियर में देखो, उसकी बॉडी इतनी बड़ी है, उसमें से उसके कान बहुत छोटे छोटे, उसके हाथ पैर बहुत छोटे छोटे। तो एलेंस लुल यही बोलता है कि एक्सट्रीमिटीज मतलब कान और जो लिम्स हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, तो जो हीट लॉस है वो कम होता है, वो हीट लॉस कम होता है। तो उसी तो एनसीईआरटी क्या लेती है? मैमल्स के हाथ और यानी हाथ पैर और कान जो हैं वो छोटे छोटे, वो क्या हैं? छोटे छोटे, जिससे वो कोल्डर एरियाज या पोलर एरियाज में पाए जाते हैं। वो कोल्डर एरियाज या पोलर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैमल्स हैव शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज, मतलब छोटे कान और छोटे हाथ पैर। शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज, शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज मतलब शॉर्ट ईयर, मतलब दैट इज शॉर्ट ईयर, शॉर्ट ईयर, शॉर्ट ईयर एंड लिम्ब। ठीक है, शॉर्ट लिम्ब। ठीक है, और ये शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज वाला किस में भी दिखता है? पोलर लीजन वाले एनिमल्स में भी दिखता है। और ये मैमल्स में ये शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होने का कारण क्या है? ये कोल्डर एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं। ये एलेंस लूल बोलता है।
तो सिमिलर किस में दिखता है? पोलर एनिमल्स में। ठीक है, पोलर एनिमल्स में ये दिखता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं पोलर एनिमल जनरली मैमल्स के होते हैं, क्योंकि वो एलेंस रूल अप्लाई करते हैं, वो एलेंस रूल अप्लाई करती है। आप ये बोल सकते हो उल्टा अगर पूछना चाहे तो। अब जो पांचवा बोलती है एनसीईआरटी, उसमें क्या करती है, वो ज़्यादा लिखती नहीं है, वो सिर्फ बोल देती है कि वो हैं डेजर्ट प्लांट। वो क्या है? डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट। पर अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक तो मैं लिख सकता हूँ सी फोर पाथवे होने का, जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़े थे ना, सी फोर पाथवे या कैंप पाथवे, वो लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? कैंप पाथवे। सी एम, कैंप पाथवे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़े थे ना, ठीक है। या सी फोर पाथवे लिख सकता हूँ, ये सी फोर प्लांट्स होते हैं, ये लिख सकता हूँ। ये स्क्यूलेंट जेलोफाइस लेते हैं, क्या लेते हैं? स्क्यूलेंट जेलोफाइस। ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ इनमें संकन स्टोमेटा दिखता है। क्या दिखता है? सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा। संकेन स्टोमेटा। ठीक है, संकेन स्टोमेटा। फिर इनमें क्या दिखता है? थिक क्यूटिकल दिखता है। क्या दिखता है? थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल दिखता है। और क्या दिखता है? डीप लूटेड प्लांट दिखते हैं। ये क्या दिखते हैं? डीप लूटेड प्लांट दिखते हैं। डीप लूटेड प्लांट दिखते हैं। डीप लूटेड प्लांट दिखते हैं। डीप लूटेड प्लांट होते हैं। ठीक है। तो ये जो है ये एडेप्टेशंस है। ये क्या है? एडेप्टेशंस है। ये क्या है? एडेप्टेशंस है। किसके प्रति? ये जो बायोटिक बायोटिक फैक्टर वो कर लेना, बायोटिक फैक्टर में चेंज आ रहा है, उनके प्रति कुछ एडेप्टेशंस होते हैं कि वो बायोटिक फैक्टर का क्या हाल चाल है एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट में, तो उसके प्रति उसके एडेप्टेशन, मतलब उसे सहने के लिए, उस कंडीशन में जीने के लिए अपनी बॉडी को इस प्रकार से चेंज कर लेना, वो कहलाता है एडेप्टेशन। तो इसमें पहला एग्जांपल क्या है? कंगारू लेट। पहला एग्जांपल क्या है? कंगारू लेट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये वाटर पीता नहीं है, इट डू नॉट ड्रिंक वाटर, क्योंकि वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से इनफ वाटर अपने लिए बना लेता है। ये किधर पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में। इसमें क्या लेता है? थे कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज करता है, ताकि जो H2O का लॉस है वो कम हो। फिर अगर मैं एल्टीट्यूड सिकनेस की बात कर लूँ, तो जैसे ही हम लोग एल्टीट्यूड जाते हैं, मतलब हाई एक का सी लेवल से बहुत हाइटेड एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, जिससे O2 जो है वो इनफ O2 प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो उससे कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाती। तो टेम्पररी सिम्टम्स क्या है? नोजिया है, फैटीग है, हार्ट में पेल्पिटेशंस होना है, या ब्लीटिंग इंक्रीज हो जाती है, ब्लीटिंग रेट। अगर परमानेंट सिम्टम्स की बात करूँ तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज हो जाता है बाइंडिंग ऑफ O2 एंड एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और O2 की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ कि डेजर्ट लिजार्ड जो है, डेजर्ट लिजार्ड, इसमें कोई इकोलॉजिकल या नेचुरल एडेप्टेशन नहीं दिखता। कोई इकोलॉजिकल या नेचुरल एडेप्टेशन नहीं दिखता है। इसमें क्या दिखता है? बिहेवियल एडेप्टेशन। बिहेवियल एडेप्टेशन मतलब इनमें कोई वैसे स्ट्रक्चर या इनकी बॉडी वैसे मॉडिफाई नहीं है। ये क्या किया अपने रोजमर्रा की लाइफ में वैसा तरीका ले आए हैं। जैसे कि अगर टेम्परेचर कम रहता है विंटर्स में, तो ये क्या करते हैं? धूप में अपने बॉडी को सेकते रहते हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है समर में जैसे, तो ये छाँव वाले इलाकों में घुस जाते हैं। फिर एलन स्लूर क्या बोलता है? मैमल्स के शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज है, मतलब छोटे कान है, छोटे हाथ पैर हैं, इसीलिए वो कोल्ड रीजन में पाया जाता है। और ये सेम चीज कोल्ड रीजन में जी पाते मैमल्स। और ये सेम चीज जो है, ये पोलर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल जो पोलर एरियाज या कोल्ड एरियाज में पाए जाते हैं वहां दिखते हैं। फिर अगर डेजर्ट प्लांट के लिए क्या है?
कैम्प पाथवे मतलब C4 पाथवे फोटोसिंथेसिस के लिए संकन स्टोमेटा लेता है, थिक क्यूटिकल लेता है और डीप रूटेड प्लांट लेते हैं। इनकी जड़ें बहुत नीचे जाती है जमीन में। फिर पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये अगले में ही होगा। ठीक है, तो इतना सही एडेप्टेशन था।